हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अतीत के झरोखों में श्रृंखला के अंतर्गत आज दिनांक 29 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होगी। तो आज 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए पहले टॉपिक की ओर। तो आज का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित। ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ? तो 26 सितंबर 1820 और 29 जुलाई 1891 को इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम ठाकुर बंदोपाध्याय और माता भगवती देवी थी। 19वीं शताब्दी के ये बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से ये एक थे और इनके बचपन का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण इनको विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया और कोलकाता तथा अन्य स्थानों पर बालिका विद्यालयों की स्थापना कराई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फैक्ट ये, क्योंकि ये पीसीएस में कई बार पूछा हुआ है कि सोम प्रकाश नामक पत्र का संपादक कौन है। तो इन्होंने सोम प्रकाश नाम के पत्र का संपादन किया और एक गद्य रचना की जिसका नाम था वैताल पंचविंशति। जन जागरण के माध्यम से इन्होंने समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां थी, जैसे बहु विवाह, उसका विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन करते हुए अपने पुत्र का विवाह इन्होंने विधवा महिला से कराया। इन्हीं के प्रयास से ये बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्ट बार बार पूछा जाता है पीसीएस परीक्षाओं में, आईएएस में, जो भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, कि इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में क्या किया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु उन्होंने 1864 ईस्वी में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना कराई। और ये आईएएस में पूछा हुआ फैक्ट है कि किसने बहु विवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तक की रचना की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इन दोनों पुस्तकों की रचना की थी। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को राजा राममोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता था और इन्होंने 1856 से, कब से? 1856 से लेकर के 1860 के दशक तक 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया और इन्होंने नारी शिक्षा के लिए भी बहुत प्रयास किए। इसी क्रम में उन्होंने बैठुने स्कूल की स्थापना और उसके अलावा कुल 35 स्कूल खुलवाए थे। तो चलते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित इतने ही फैक्ट। बार बार परीक्षाओं में व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनकी रचना, उनके पत्र, जो भी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दूसरा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार इनसे भी प्रश्न देखने को मिलता है। अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ 16 जुलाई 1909 और इनकी मृत्यु हुई 29 जुलाई 1996। इनके बचपन का नाम अरुणा गांगुली था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान से कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली भूमिगत रहकर अपने साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करती हैं और सन 1930, 32 और 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय इन्हें जेल की सजा भी होती है। 1958 ईस्वी में दिल्ली की पहली मेयर चुनी जाती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की इन्होंने अध्यक्षता भी की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष भी चुनी गई और इन्हें 1964 में शांति एवं सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज, 1991 में ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू सम्मान और 1992 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
और सन 1997 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज के तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज है 29 जुलाई और आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को ही हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। जो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु भी है और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पैंथेरा टाइग्रिस होता है। बाघों की कुल 8 प्रजातियों को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें 3 प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। वो 8 प्रजातियां कौन है? तो बंगाल टाइगर्स। ये कहाँ मिलते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में। कैस्पियन बाघ मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से तुर्की में, जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं, विलुप्त हो चुके हैं। अमूर बाघ रूस और चीन के अमूर नदी क्षेत्र और उत्तर कोरिया। जावन बाघ जावा इंडोनेशिया, जो विलुप्त हो चुके हैं। दक्षिण चीन बाघ दक्षिण मध्य चीन में। और बाली बाघ बाली इंडोनेशिया में, जो कि विलुप्त हो गए हैं। सुमात्रन बाघ सुमात्रा और इंडोनेशिया में। भारत चीन बाघ महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में। बाघों को खतरा किससे है? तो उनके आवास क्षेत्र के विनाश के कारण उन पर खतरा है। आवासों के विखंडन और अवैध शिकार से वो विलुप्ति के कगार पे हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं। बाघों के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 पारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में इन्हें रखा गया है। और वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन साइट्स के अंतर्गत भी बाघों को रखा गया। अब यहाँ देख लेते हैं, समझते हैं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। तो यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया। किसके किसके? पौधों और जानवरों के। तो ये अधिनियम जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। और इस कानून के पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे और वर्तमान में कितने हैं? तो 101 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? अगर उनकी विशेषताओं पे बात किया जाए तो शिकार पर प्रतिबंध, ठीक। दूसरा है निर्दिष्ट पौधों को काटने और उखाड़ने पर प्रतिबंध है। और वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और संरक्षण इसी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है IUCN। IUCN क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN सरकारों और नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट सदस्यता संघ है और ये दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। IUCN क्या करता है? एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें दुनिया की सबसे व्यापक सूची है और इसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। अब देखते हैं साइट्स। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। एक ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्र और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। सन 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के सदस्यों ने क्या किया? बैठक किया और उसमें एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप साइट्स का मसौदा तैयार किया गया। साइट्स कब से लागू है? तो 1975 से इसको लागू किया गया है और 183 जो देश हैं इसके पक्षकार हैं। इसका उद्देश्य बनाने का यही था कि यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनका अस्तित्व कहीं संकट पे तो नहीं है। साइट्स का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित किया जाता है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं? कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे छोटा तो बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में
स्थित है। IUCN के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के जंगलों में बाघों की संख्या 3726 से बढ़कर 5578 हो गई है। भारत, नेपाल, भूटान, रूस और चीन में बाघों की आबादी बढ़ रही है। भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का 70% से अधिक आवास है और भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्षित वर्ष 2022 से 4 वर्ष पूर्व 2018 में ही बाघों की आबादी को क्या कर लिया, दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाघ जनगणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 2967 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया बाघों के संरक्षण हेतु। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण MOEFCCC के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसको 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों की जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। अब देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघ संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 2010 में हुई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें विलुप्त होने से बचाने और बाघ संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसमें 13 देशों ने भागीदारी की। पिछली बार उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व को विश्व बाघ संरक्षण कार्यक्रम की मेजबानी मिली थी और इस वर्ष 2023 का थीम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, कि बाघ संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। तो इस श्रृंखला में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।